जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्लास है, तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो आपको वही मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। जो अभी 2024 में जनवरी फरवरी मार्च में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन आपको विद डेट विद टाइम के मैं बताऊंगा कि ये कौन से टाइम पर और कौन सी डेट में कौन सी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए। और 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर से संबंधित मिलेंगे और बाद बाकी आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और अब चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ। देखिए, पहले ही आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पेन कौन सा सही रहेगा, ग्रीन पेन देखिए कैसा चलेगा, नहीं ब्लू कर लेते हैं ना, ब्लू सही चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल देखिए, ये करंट अफेयर से संबंधित पहला ही प्रश्न आपका, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। आपके पेपर में ना करंट अफेयर भी खूब आता है, तो यहाँ पे याद रखना भैया, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। हारा कौन है, तो भैया मध्य प्रदेश को हराया है मुंबई ने 5 विकेट से। कितने, 5 विकेट से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्या है, आप पीडीएफ डाउनलोड करो और टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करोगे तो वो भी बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ दिया है, स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आपका ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बहुत ईजी, इसका आंसर है 72 बार, है ना। ऑप्शन में दिया जाता है 72 बार, आप सही जवाब कर देते हैं। ये जो नवजात शिशु होता है उसका लगभग 140 बार, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है ना। और देखो जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में जो जल होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो हर पॉइंट बताऊंगा जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जल की जो मात्रा होती है वो वजन का, जो आपकी बॉडी का वजन है उसका 70% होता है। कितना, 7% लिख रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, 70% होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल आपको बताई आपको समझ आया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का मुख्य काम कोशिकाओं को खाली स्थान पहुँचाना है। तो भैया रक्त का जो मुख्य काम है वो कोशिकाओं को क्या पहुँचाना होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। देखो, श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। तो छोड़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी 22/2/2024 को सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था। 9 से 10 जो आपकी शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न आपका 22/2/2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अपना राइट आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पता है आपको, ये आपका देखो करंट 2023 का पूछा गया था, 24 में पेपर था, है ना, दो मतलब फरवरी में पेपर था। तो 2023 का करंट पूछा गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी इंडोनेशिया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के प्रश्न अभी आपको क्लास में और मिलेंगे आगे। आप बस क्लास में जुड़े रहिएगा। मैंने आपसे जैसे कहा है कि आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मिलेंगे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से आयरलैंड की राजधानी क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से आयरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है। देखो, राजधानी आपसे पूछी जाएंगी, है ना। आपके भारत में जो भी राज्य है उनके जो भी सीएम है ना, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। आपसे राज्यपाल भी पूछे जाएंगे और राज्यों की राजधानी भी आपसे पूछी जाएंगी, है ना। और यहाँ पे तो आयरलैंड की राजधानी आपसे पूछी है। बहुत से दोस्तों ने जवाब कर भी दिया होगा, ऑप्शन सी डबलिन, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डबलिन कर भी दिया होगा। देखो वियना है, वियना ये किसकी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी, ऑस्ट्रिया की। मेरे पास पेन नहीं है उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पाता हूँ, है ना। थोड़ा इशारे में लिख देता हूँ ताकि आप
नोट कर लें। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और कैनबरा जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखो ऑस्ट्रिया की वियना, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। यहाँ पे एक सिडनी ऑप्शन दे दिया जाता है, पेपर में पूछा गया है ये पहले, है ना। सिडनी ऑप्शन दे दिया जाता है जो कि ज़्यादातर दोस्त एकदम से टिक कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी लगा दिया, गलत हो जाता है ना। तो वो भी आप ध्यान रखना। ब्रुसेल्स जो है ये किसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स। तो याद रखना भैया ये बेल्जियम की राजधानी है, किसकी, बेल्जियम की राजधानी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वार्लिन है, जो वार्लिन है ये किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, वार्लिन आपकी हो जाएगी जर्मनी की राजधानी, किसकी, जर्मनी की राजधानी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तेहरान पूछ लिया जाता है, तेहरान याद रखना ईरान की राजधानी है ना। नहीं ईरान, हाँ ईरान की है, और इराक की पता क्या है, इराक की बगदाद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप इराक और ईरान दोनों को एक बार सही से देख लेंगे। इराक की जो है बगदाद है, ईरान की जो है वो तेहरान है। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट कब हुआ था। देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से हिरोशिमा पर परमाणु बम का विस्फोट कब हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। तो एक बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा ना, वो यहाँ पे आएगा 6 अगस्त 1945। क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है 6 अगस्त 1945 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका यहाँ से एक चीज़ और पूछी जा सकती है, इसका नाम क्या था, है ना। ये हिरोशिमा पर परमाणु बम हुआ था, इसका नाम क्या था, लिटिल वाई, है ना, क्या था, लिटिल वाई। और देखो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, है ना, नागासाकी पर। उसका जो नाम था वो क्या था, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था उसका नाम क्या था। तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने फैट मैन जो है वो टिक कर दिया होगा, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया है ना। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐसे ये आ रहा होगा जब आप फ़ोन को सीधा पकड़ रखा होगा, है ना, ऐसे यहाँ पे बन के आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ 21.4K सब्सक्राइबर वगैरह, इस पर क्लिक कर देना, पूरा चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसा ये होगा, यहाँ लिखा हुआ जीके जीएस की, यहाँ लिखा हुआ देसी फ्रॉम गाँव वाला, यहाँ पे एक टी करके लिंक लगा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के ऑप्शन आएंगे। अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ से आपको जो PDF है वो बिल्कुल फ्री मिलती रहेंगी, है ना। और यहाँ दिया है निम्नलिखित में से तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति यहाँ पे पूछ ली गई आपसे, 4 की चारों बौद्ध संगति पूछी जाती है पेपर के अंदर, है ना। तो तृतीय अगर पूछी गई है तो आप याद रखना भैया ये पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रथम जो थी वो कहाँ हुई थी, तो वो राजगृह में हुई थी। दूसरी जो है वो कहाँ हुई थी, वैशाली में। और चौथी जो वो कुंडलवन में। कौन किसके किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहली जो थी वो याद रखना भैया अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, है ना, किसके, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। वैशाली वाली जो द्वितीय हुई थी ना, वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, किसके, कालाशोक के। तृतीय जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, किसके, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और जो कुंडलवन में हुई थी वो राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, है ना, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था। वो सॉरी, संस्थापक तो वो था कुजुल कडफिंसेस, है ना, कुषाण वंश का। और ये शासक था कुषाण वंश का राजा कनिष्क, जिसका रेशम मार्ग पर भी कब्जा था। ये भी प्रश्न एक बार SSC GD में पूछा गया है ना। और मैंने इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पेपर से संबंधित ना हो। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। देखो ये भी 22/2/2024 को सुबह वाली शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, आपका प्रीवियस प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि ऑप्शन सी क्रिकेट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की। देखो यहाँ दिया है कि भौतिक राशि लंबाई का SI मात्रक क्या है। आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है कि भौतिक राशि लंबाई का SI मात्रक क्या है। तो आपका जो देखो SI मात्रक आपसे पूछे जाएंगे, SI आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि मीटर है आपका लंबाई का SI मात्रक, है ना, आप याद रखेंगे। देखो किलोग्राम जो है ये किसका है, तो ये भी बेटा याद रखना ये है द्रव्यमान का, किसका है, द्रव्यमान का। सेकंड जो है ये किसका है, तो याद रखना भैया ये समय का है, किसका, समय का। और केल्विन जो है ये किसका है, तो ये याद रखना ताप का, किसका, ताप का,
तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, रोज़ लाइव क्लास होता था ना, लेकिन क्लास रुक जाया करता था बीच बीच में, हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर लेते थे। उन सब समस्याओं से थोड़ा सा छुटकारा पाते हैं जब तक नया फ़ोन नहीं एक ले लेता हूँ। हालांकि अभी मनी प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, और इस वजह से अभी नया फ़ोन मैं नहीं लेने की कंडीशन में हूँ। तब तक मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देता रहूँगा, और अगर आप लोगों ने शेयर वगैरह कर दिया, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, फिर तो नया फ़ोन आ जाएगा, है ना, मुझे ये भी पता है। तो थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो यार, शेयर कर दो क्लास को। और देखो यहाँ पे पूछा गया है एशियाई खेल 1951 में कितने देशों ने भाग लिया था। आपके कल मैंने जो कुछ क्लास कराई थी उसमें पूछा गया था कि जो एशियाई खेल हैं 1951 वाले वो कहाँ आयोजित हुए थे, है ना। तो सभी दोस्तों ने बिल्कुल आंसर तुरंत किया था, नई दिल्ली में भैया, है ना। और यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि एशियाई खेल 1951 में कितने देशों ने भाग लिया था। तो याद रखना 11 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 11 देशों ने भाग लिया था। अब इससे संबंधित मैं एक चीज़ और आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें खेलों की संख्या कितनी थी। तो उस टाइम खेलों की संख्या थी 6। कितनी थी? 6 थी। और इसका आयोजन नई दिल्ली में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है अभी प्रीवियस पेपर में, है ना। तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और देखो दूसरी चीज़ याद रखना, जो यहाँ पे 18 देश दे रखे ना, तो ये 18 देश जब 1954 में हुआ था, है ना, अगली बार जब 1954 में हुआ था, कहाँ पर? मनीला में, मनीला, है ना, मनीला में जब हुआ था तब 18 देशों ने भाग लिया था, है ना। उसके बाद ये 4 वर्ष के बाद होता है, तो फिर नेक्स्ट हुआ था 1958 में। देखो पूरी डिटेल के साथ में आपको बता रहा हूँ। और ये कहाँ पर? टोक्यो में हुआ था, है ना। इसमें कितने देशों ने? 20 देशों ने भाग लिया था। और खेलों की जो संख्या थी वो निरंतर बढ़ती गई, ठीक है ना। 6 थी स्टार्टिंग में, फिर 8 हुई, ऐसे करके बढ़ती गई। तो वो भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको रोज हर उस पॉइंट से क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपसे पूछे गए हैं और जाएंगे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, कुछ दोस्तों का आ चुका होगा, पोलो खेल, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आ चुका होगा। क्रिकेट से एक वो पूछ लिया जाता है आपसे, ईरानी कप, है ना, कौन सा? ईरानी कप। तो ईरानी कप याद रखना क्रिकेट से। फुटबॉल से याद रखना भैया आपका डूरंड कप है ना। और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये जरूर बताना कि भैया मैं आपके साथ में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल दोस्त आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। और जब तक आपका पेपर होगा ना, कोशिश करूंगा हर प्रीवियस क्वेश्चन और हर वो क्वेश्चन कराने की जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ दिया है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया जो नाम है। ये भैया ओलंपिक शब्द जो है वो ओलंपस से आया है। जो नाम है किसका? पर्वत का, नदी का, झील का या वन का। तो ये किसका नाम है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना ये एक पर्वत का नाम है। किसका? एक पर्वत का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत आया था। देखो ये आपका सेम डेट सेम टाइम पर पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे याद रखना आपका सही जवाब ऑप्शन डी 1928 हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, बताओ। जिसका नाम पहले पता क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखो ये भी बदल दिया गया है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे आते हैं अपने प्रश्न पे। तो याद रखना बेटा 25 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और नेक्स्ट पूछा जाने का चांस भी है। तो आप पहले तो इसे तैयार करेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू, मतलब नेपाल, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, वो ये है कि इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखना भैया 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये भैया ढाका में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना। इसमें सदस्य देश कितने हैं
और वो कौन कौन से हैं। तो देखो पहले तो यहाँ पे भारत ही दे रखा है, तो एक तो भारत आपका हो जाएगा, और दूसरा आप यहाँ पे याद रखना बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल आपका हो ही गया है, भूटान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो ये सब आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, टोटल 8 देश हैं। तो आप सभी 8 को याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। देखो 2023 का ये करंट से संबंधित प्रश्न है, और पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन बी दुबई आएगा। क्या आएगा, दुबई आएगा। और ये आप एक चीज़ और याद रखना, ये 24वां आयोजित किया गया था। कौन सा, 24वां संस्करण आयोजित किया गया था। और ये भारत में ना जो शिक्षा है, विज्ञान है, और आपके खेल हैं, है ना, इनसे संबंधित क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपको मैंने बोला था ना कि करंट से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे पूछा गया है कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्त क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो आपने लगाया वी श्रीनिवासन ऑप्शन ए लगाया है ना। ये भैया एक आईपीएस हैं, और ये 1992 बैच से हैं। कौन से, 1992 बैच से हैं। और ये एक इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और देखो जो मनोज यादव जी हैं, ये भी आप याद रखना, ये किसके महानिदेशक हैं, आरपीएफ, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। तो आरपीएफ से संबंधित हैं, तो ये भी आप याद रखना। दिलजीत सिंह जो हैं, ये किसके निदेशक हैं, तो आप याद रखना बीएसएफ, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीमा सुरक्षा बल दलजीत सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ताकि लाइव क्लास चल पाए, है ना। तो एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे क्लास आएगी ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, सीधा क्लास को जाके देख लिया। और सपोर्ट क्या करना है, मेरी हेल्प क्या करनी है, वो ये कि क्लास को ना, मुझे पैसे मत देना कोई, बस क्लास को शेयर कर देना, है ना। तो मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं दूसरा फ़ोन ला पाऊँगा, और आपको बढ़िया तरीके से लाइव क्लास जैसे कि अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, वैसे स्टार्ट कर पाएंगे। और देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया ये देखो 22/2/2024 को वही सेम शिफ्ट में आपसे पेपर में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे याद रखना श्री रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे बताएंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो ये भी आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन ए मॉर्कल हो जाएगा आपका सही जवाब। ये किस देश से है, तो याद रखना भैया ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका से हैं। और ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और देखो जो गौतम गंभीर जी हैं, ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये मुख्य कोच हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट विकसित किया है। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट विकसित किया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये भी देखो आपका करंट से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा स्पेस जोन इंडिया, है ना, स्पेस जोन इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। उस रॉकेट का नाम क्या है पता है, रिहुमी 1। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RHUMI, है ना, रिहुमी 1 इसका नाम है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट है, ठीक है ना। और इसे स्पेस जोन इंडिया ने विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में
रखना है। डीआरडीओ को टिक नहीं करना है, नहीं तो जवाब जो है आपका गलत हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना भैया, ये अपने प्यारे भारत ने की है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। हमारे भारतीय नौसेना ने, किसने? नौसेना ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, नालंदा नामक किताब के लेखक कौन है? बताइए, नालंदा नामक किताब के लेखक कौन है? तो बिल्कुल ये देखो, आपको मैं बता दूं कि आपके पेपर में बुक और उनसे संबंधित जो लेखक हैं, है ना, जो किताब और उनसे संबंधित लेखक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे गाइड है वो किसकी है? आर के नारायण की है ना। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये गाइड वाला भी पूछा गया था। देखो याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो आर के नारायण जी को याद रखना। और यहाँ पे देखो प्रश्न का, नालंदा नामक किताब जो है वो अभय के ने लिखी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, है ना। और देखो शशि थरूर जी से एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वो याद रखना, अंबेडकर ए लाइफ, है ना, अंबेडकर ए लाइफ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में। और देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी से भी मुझे याद आ गई पुस्तक, तो मैं बता देता हूँ आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो था वो राइट आंसर हो गया था। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है ना। ये देखो 22/2/2024 को वही सेम शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपका जवाब जो है वो आएगा, है ना। तो याद रखना भैया, ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे सेम ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पे जूस सोली जो है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। और बंदी प्रतिरक्षण, और यहाँ पे निषेध, और परमादेश, तो परमादेश, और ये सब आपको याद रखने हैं, आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? देखो सभी राज्यों से जो योजनाएं हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस चीज़ को, कि आपको मैं हर वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपके पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, है ना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो उत्तराखंड है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश से आप याद रखना, एक आपसे योजना पूछी जा रही है, नारी को नमन योजना, है ना। कौन सा? नारी को नमन योजना, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से तो आपको एक योजना याद रखना, देखो पंचामृत योजना है। कौन सी? पंचामृत योजना है। और दूसरी आप मातृभूमि योजना है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे योजनाएं देखो एक तो पूछी जाएगी, है ना। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। याद नहीं, लिख लिया करो मेरे भाई, है ना, कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ दिया है, संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अभ्यास तर्कस जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 100% एक प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आप अमेरिका, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर कर देंगे, है ना। तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। नेपाल और भारत के बीच में होता है सूर्य किरण। कौन सा होता है? सूर्य किरण। तो ये भी आप देखो याद रखना बेटा, ठीक है ना। और भारत और वियतनाम के बीच में विन वैक्स होता है। कौन सा होता है? विन वैक्स, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, विन वैक्स जो है ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो नाम से ही BIN है मतलब वियतनाम, BA है मतलब भारत, एक्स से एक्सरसाइज, है ना। तो विन वैक्स, समझ गया ना, वियतनाम और भारत। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया है, रुक्मणी देवी को खालिस्तान में सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। कभी आपसे लक्ष्मू महाराज पूछ लिया जाता है ना। और देखो जो भी महाराज पूछा जाएगा ना किसी के नाम के पीछे, समझ आना कि वो कथक से संबंधित है
है ना, उत्तर भारत से संबंधित है कथक, तो समझ है ना कथक से। और यहाँ पे ये प्रश्न जो आपका पूछा गया है, ये आपका सेम डेट सेम शिफ्ट में पूछा गया था, और यहाँ पे इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? क्या तमिलनाडु से संबंधित है? चलो आज मैं कि आपको HW दे देता हूँ कि भरतनाट्यम जो है क्या तमिलनाडु से संबंधित है, हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है ना। कथकली जो आपकी है ये केरल से संबंधित है, कहाँ से? केरल से। और कथक जो है ये उत्तर भारत से, तो ये भी आप याद रखना, या उत्तर प्रदेश ऑप्शन में मिल जाए तो आप लगा देना, सही हो जाएगा, और नहीं तो उत्तर भारत ही ऑप्शन में होगा, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट कर लिया होगा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बताओ वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर है आप तुरंत बताएंगे भैया बैरोमीटर। क्या बताएंगे? बैरोमीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पे जो ये हाइग्रोमीटर दे रखा है ये भी समझ लो अच्छे से, ये वायु की आर्द्रता को नापता है। क्या? वायु की आर्द्रता को नापता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो ये हाइड्रोमीटर है ये क्या करता है, ये किसी चीज़ का घनत्व है ना, घनत्व, तो ये घनत्व नापता है, तो ये भी आप याद रखना। देखो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे ग्रा और यहाँ पे ड्रा का है ना। तो ग्रो और ड्रो को याद रखना, ग्रो है तो मतलब वायु की आर्द्रता, और ड्रो है तो मतलब ये घनत्व, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से तख्त श्री हरमंदिर जी किस राज्य में स्थित है, तो बताओ भैया तख्त श्री हरमंदिर जी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, देखो दोस्त, वो आपका पंजाब मत लगा देना, यहाँ पे पटना हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिहार, है ना। और देखो एक आपसे कामाख्या देवी मंदिर पूछा जाता है, ये पूछा गया था प्रश्न, कामाख्या देवी मंदिर वाला, तो याद रखना भैया ये असम में है। कहाँ पर? असम में है। देखो ये मैं वो प्रश्न बता रहा हूँ प्रीवियस, स्वर्ण मंदिर भी पूछा गया था, स्वर्ण मंदिर भी पूछा गया था, ये भैया अमृतसर में है ना। और तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए फिर से। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अंगूर का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, बताओ भैया। पहले तो प्रश्न का जवाब करो, फिर एक मैं आपको HW और पूछूंगा। तो याद रखना भैया अंगूर का बगीचा महाराष्ट्र के नासिक को बोलते हैं। किसे? महाराष्ट्र के नासिक, मतलब यहाँ पे राज्य पूछा है तो आप महाराष्ट्र लगा देंगे, लेकिन नासिक आप विशेष रूप से याद रखेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, इसे चावल का कटोरा कहते हैं। क्या? चावल का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, है ना, चीनी का कटोरा कहते हैं। और जो केरल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ पाई जाती है, मसाला पाए जाते हैं, है ना, केरल में। और जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दालें पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, उसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, किसे? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है ना, माफ़ी चाहते हैं, शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है बस। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए, है ना, हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। असम से आप काजीरंगा को याद रखेंगे, है ना। और उत्तराखंड से आप किसे याद रखेंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश से आप दुधवा नेशनल पार्क को याद रखना, है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल पहले तो मैं आपको बताऊं, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, एक बार आप अपनी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके बता देना कि आपका चैनल है ये, और आप इसे सब्सक्राइब कर ले। अभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।